जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉलस पर पे। मैं हूं आपका भाई इंजीनियर सूरज कुमार। रोज की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं देश दुनिया के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जोरदार सेशन जो आपकी कामयाबी की राह को पूरा आसान बनाएगा। आज के सेशन में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट्स मिलेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखेंगे। तो चलिए खोलते हैं आज की करंट अफेयर की डायरी और देखते हैं पहला सवाल क्या है। ओके, तो पहला सवाल है हमारा, आरबीआई ने केंद्र सरकार को कितने लाख करोड़ रुपए सरप्लस ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी है। ओके, सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2.86 लाख करोड़। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सरप्लस ट्रांसफ़र की मंजूरी कौन मतलब किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो आरबीआई का आरबीआई प्रदान करता है। ये सरप्लस ट्रांसफ़र कब मतलब सरप्लस ट्रांसफ़र का मंजूरी कब आरबीआई देता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि यह राशि एक राशि हस्तांतरण करने के देता है, जो कि यह राशि कब देता है, जब आय, निवेश और विदेशी मुद्रा के भंडार से हुए लाभ के बाद सरकार को दी जाती है, या अब तक के सबसे बड़ा सरप्लस ट्रांसफ़र में से एक माना जाता है। ओके, इस फैसले से सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, फिजिकल डिफिसिट कम करने की मदद मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में योजनाओं में सफलता मिलेगी। ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर 3-4 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि सरप्लस ट्रांसफ़र का मंजूरी कौन देता है, तो इसका आपको आंसर मिलेगा कि आरबीआई देता है। ओके, सेकंड, ये अभी तक के मतलब कि ये भी पूछा जा सकता है कि अभी तक के किस ईयर सबसे ज़्यादा सरप्लस ट्रांसफ़र के अमाउंट सबसे ज़्यादा था, तो 2026। ये कौन दिया है, तो ये दिया है संजय मल्होत्रा, जो अभी करेंट्स अपना आरबीआई का गवर्नर है। ओके, सो हम अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाई है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, साइप्रस। सो अभी हाल फिलहाल में हमारा देश जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है वो साइप्रस के साथ की है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लाइक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किए हैं साइप्रस के साथ। दोनों देश के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ पॉइंट को हाईलाइट्स किया जाता है कि इस जो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं उसमें कौन सा पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। तो पहला है कौन, व्यापार लाइक ट्रेड। ओके, ट्रेड के मामले में हमारा अभी उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पॉइंट रखा गया। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में किन किन पॉइंट्स पे हमारा लाइक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया गया है। ओके, तो व्यापार, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, तकनीकी और निवेश के जैसे क्षेत्रों को सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। ठीक है, तो भारत और साइप्रस के बीच अच्छी कूटनीतिक संबंध लंबे समय से बने हुए हैं। साइप्रस के कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का समर्थन भी किया है। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको ये पूछा जा सकता है कि भारत अभी हाल फिलहाल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ किया है, तो साइप्रस के साथ किया गया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हाल फिलहाल किसके साथ किया है, तो भारत के साथ किया है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में होता क्या है, तो इसमें किस पॉइंट पे मतलब फोकस किया जाता है और किस लिए किया जाता है, तो इसमें होता है कि रणनीतिक साझेदारी में मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, जैसे व्यापार हो गया, मतलब डिफेंस सिस्टम हो गया, मरीन टाइम सिक्योरिटी हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड हमारा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग इसको कई सारे पॉइंट को इसमें रख के हम चर्चा करते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में कितने के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा,
ये क्वेश्चन भाई जो है कि डेली का डेली चेंज होता है, तो ये क्वेश्चन को हम ये नहीं कह सकते कि आज कांस्टेंट है लाइक 96.86 है तो ये कॉन्सेंट्रेट मतलब कांस्टेंट रहेगा, नहीं, कल भी चेंज हो सकता है, परसों भी चेंज हो सकता है तुम्हारा एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी चेंज होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन को आप हमारा करेंट अफेयर के साथ आप बने रहो, आपको हर दिन का इसका रेट लाइक कितना पे निचले स्तर पे पहुंचा है, हर दिन का आपका स्टेटस अपडेट मिलते रहेगा, तो आप उसको पढ़ते जाओ। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि लाइक जो हमारा जो रुपया गिरता है किस कारण से गिरता है। ओके, तो ये सब पॉइंट पूछा जा सकता है। और आप ये भी सोच रहे हो कि डॉलर अगर बढ़ता है तो हमारा रुपया गिरता है, इसका मतलब क्या है? तो डॉलर अगर जब बढ़ता है ना तो केवल हमारे देश का रुपया नहीं गिर रहा, ये हर एक देश का रुपया गिरता है, क्योंकि जो हम ट्रेड करते हैं, जो हमारा पैसा ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, नोट फॉर हमारे कंट्री के लिए। हर एक कंट्री के जो पैसा ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। डॉलर में सभी अपने पैसे को दूसरी कंट्री के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, वो डॉलर उसके जाके उसके जो कंट्री का रुपया, जैसे हमारे कंट्री का रुपया दूसरे कंट्री का दूसरा लाइक रुपया का नाम होगा तो उसके में ट्रांसफ़र करेगा। ओके, तो बट हमें जब पैसा देना रहता है एक दूसरे कंट्री को तो हम डॉलर में देते हैं, इसलिए डायरेक्ट हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर डॉलर बढ़ता है तो रुपया का वैल्यू घटता है। तो अभी ये डॉलर जब बढ़ता है तो और रुपया घटता है, तो ये मेन क्या कारण है? तो जैसे कच्चा तेल, जो क्रूड ऑयल है वो हमारे दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होता है, तो अभी क्रूड ऑयल का है जो कीमत बढ़ गया है, ठीक है, और वो क्या किया कि बढ़ गया, तो जिसके कारण हमारा डॉलर बढ़ते जा रहा है। तो अभी क्या है कि हमारा पैसा तो नहीं बढ़ा है, तो हम जब तेल खरीदने जा रहे हैं तो अभी हमें $96.86 देना पड़ता है। तो अगर हम 5,000 लाख मतलब 5,000 रुपया दे रहे हैं तो 5,000 इंटू 96.86 दैट मीन्स उतना रुपया हमको दूसरे कंट्री को देना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हमें हम लोग जब भी अपना लाइक रुपया को कंपेयर करते हैं तो डॉलर से करते हैं। सो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि डॉलर की मजबूती, रुपया में कमज़ोर लाइक रुपया को कमज़ोर होने से भारत का इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं बताया कि अगर जैसे कि अभी तेल आ रहा है तो तेल का कीमत बढ़ गया, गैस आ रहा, पेट्रोल आ रहा, डीजल आ रहा, तो बहुत सारी चीज़ें की कीमत है जो कि दूसरे कंट्री से हमारा आ रहा, तो उसका इंपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें टैक्सेस लग गया, वहाँ से डॉलर की कीमत बढ़ गया, तो वो सब कारण से हमारा रुपया पे असर पड़ता है, महंगाई भी बढ़ता है इसके कारण। सो रिकॉर्ड स्तर 96.86 प्रति डॉलर है। संबंधित संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी करता है, मुद्रा भारतीय बनाम अमेरिकी डॉलर होता है। महंगाई आयात इंपोर्ट पे जो लगता है उसका, इंपोर्ट पे जो भी टैक्सेस वगैरह लगता है वो है, लाइक आयात लागत है अर्थव्यवस्था पे। ठीक, तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन की ओर। हो गए, चौथे क्वेश्चन में है कि दुर्लभ आनुवांशिक रोगों के लिए कौन सा फेज 2 लॉन्च किया गया। ओके, कौन सा फेज 2 लॉन्च किया गया? तो उम्मीद, ऑप्शन नंबर बी है इसका, ऑप्शन नंबर बी उम्मीद है। ओके, तो इसका मतलब कि किस लिए लॉन्च किया गया, किसके लिए लॉन्च किया गया, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो उम्मीद जो लॉन्च फेज 2 लॉन्च किया गया है, एक रेयर जेनेटिक डिसीज़ के पहचान को रोकथाम के लिए किया गया है। ओके, और ये इसका पूरा नाम क्या है उम्मीद का पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। सो ये क्या होता है कि रेयर जेनेटिक डिसीज़ मतलब क्या होता है ना, कि जो हमारे पेरेंट्स में कोई बीमारी है, वो बीमारी हमारे में आया कि नहीं आया, हमारे आने वाले जनरेशन में आया कि नहीं आया, उसको रोकथाम करने के लिए अभी फेज 2 लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसका नाम उम्मीद दिया गया है। सो ये कब किसके पर सबसे ज़्यादा किसके उद्देश्य से ये लागू किया गया है? तो नवजात शिशु जो आज पैदा हुआ, तो उसके अंदर उसके रेयर जेनेटिक्स डिसऑर्डर को हम आइडेंटिफाई करने के लिए उम्मीद जो फेज 2 लॉन्च किया गया है, उसके सहायता से हम उसको
आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रोकथाम का उपाय करते हैं। तो इसको किसकी मतलब कहाँ कहाँ बढ़ावा दे रहा है, तो जेनेटिक टेस्टिंग को बढ़ावा देना है, इसको डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना है। जैसे कि अभी क्या है, ये टेक्नोलॉजी नया आया है, ठीक है, तो नया आया है तो सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर को ट्रेंड करना पड़ेगा, अपने नर्स को ट्रेंड करना पड़ेगा कि ये क्या होता है, इसको परीक्षण कैसे करते हैं, इसका टूल क्या है। तो ये सारी चीज़ें को हम सबसे पहले ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो और मेन फोकस ये लॉन्च कौन किया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उम्मीद जो फेज 2 है उसको लॉन्च किया कौन किया है, तो ये योजना का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाती है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। सो अभी जैसे कि अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि रेयर जेनेटिक्स डिसीज़ का जो फेज 2 है उसका नाम क्या है, तो उम्मीद फेज 2 है, ठीक है। संबंधित रेयर जेनेटिक डिसीज़ उद्देश्य क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग और अर्ली डायग्नोसिस, मतलब अगर अब नवजात बच्चे में पाया गया तो आप वहाँ पे डायग्नोस करें और उसको रोकथाम करें। ओके, मंत्रालय इसका जिम्मेदारी कौन लेता है, मतलब ये इसे लॉन्च कौन करता है, तो उस मंत्रालय के नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये सब क्वेश्चन को आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो आप प्रॉपर तरीके से आप तैयारी करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, पढ़ें, क्वेश्चन को सोचें, आपको जो क्वेश्चन मन में आता और आपको आंसर नहीं समझ में आता, आप मुझे टैग करें, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, या आप हमारे लाइक यूट्यूब पे फॉलो करें, वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करें, हमें कमेंट्स में बताएं, तो हम उस क्वेश्चन को भी लाइक कवर करेंगे। हो सकता है जो हम क्वेश्चन आपसे नहीं बोल पाए, हम आपको इंट्रोड्यूस उस क्वेश्चन से नहीं कराएं, तो आप भी क्वेश्चन लें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो। ओके, सो और ये सब क्वेश्चन कहाँ पर आएगा, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को मिस ना करें, आप प्रॉपर तरीके से आप हमारे आने वाले सेशन को फॉलो करें और आने वाले सेशन को आप पढ़ें और देखिए, हमारे वीडियो को देखें, तो आपको हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और मैं ये भी बताता हूँ कि यहाँ से करेंट्स अफेयर यहाँ से ज़्यादा नहीं आएगा, आपको हर चैनल पे नहीं जाना है, हर जगह नहीं भागना है। आप किसी एक चैनल को पकड़ो जो अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने का उम्मीद है, आप उसे पकड़े रहो, वहाँ से पढ़ो, वहाँ से आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये आपको भी पता है कि दिन ब दिन लाइक करेंट्स अफेयर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सिलेक्शन में। तो हमें हमेशा अपडेट रहना है, करेंट्स अफेयर को ही पकड़ के चलना है और करेंट्स अफेयर को हमेशा अच्छे से पढ़ो। हो सकता है जैसे दरोगा में पीटी हो गया, मेंस में आने वाला क्वेश्चन है, मेंस में भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है, तो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर कर रहा हूँ। तो आप आराम से पढ़ें, जो भी डाउट आता है आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, जो भी आता है इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करें, टैग करें, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, आपको पीडीएफ चाहिए, हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा पीडीएफ देंगे, नोट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और नोट्स के लिए आप हमें मैसेज करो या हमें ईमेल आईडी भेजो, मैं आपके ईमेल आईडी पे पीडीएफ भेज देंगे। तो आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल वीडियो देखो, आप पढ़ो, जो भी डाउट आता है आप मुझे मैसेज करो, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत ने किस लियोटरिंग मोटेशन सिस्टम को सफल परीक्षण किया है। सो वायुशास्त्र 1, ओके, वायुशास्त्र 1 का अभी हाल फिलहाल परीक्षण किया है, क्योंकि अभी ये वायुशास्त्र है क्या, तो ये वायुशास्त्र एक ड्रोन टाइप का है। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट VVI है, आप इसे प्रॉपर पढ़ें, क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है और ये डिफेंस में लाया गया है, जो कि अभी इज़राइल ईरान ने यूज किया है, वार में अपने यूज़ कर रहा था ड्रोन का। उसी तरह भारत ने भी एक पहल किया है जो कि ड्रोन बनाया है। सो इसका आने वाले दिन में भी आप देख सकते हो कि कैसे ड्रोन से ही केवल फाइट होगा। अभी ज़्यादा हथियार की ज़रूरत नहीं है,
कि आप ढेर सारे लाइक रॉकेट या फिर आपको पूरा बम ये सब चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब फाइट अभी जो हो रहा है वो ड्रोन के थ्रू हो रहा है। ड्रोन से दूसरे कंट्री में जाके RDX बम जो भी गिराना रहता है साइलेंटली गिरा के चला आता है। वहाँ पे जो भी जहाँ कुछ जिसको टारगेट करना था वो प्रॉपर सटीक टारगेट करके वहाँ पे वो टारगेट पे ही टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, AI आ रहा है। AI की मदद से हम लोग मतलब डिफेंस में या अपने लड़ाई में शामिल कर रहे हैं, ड्रोन को शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे पहले जवान मारे जाते थे वो जवान अब नहीं मरेंगे, क्योंकि अभी हमारा ड्रोन AI अदर डिफेंस सिस्टम हमारे में इंक्लूड किया गया है। तो वो सारी चीज़ें हमारे अभी जो लड़ाई होगा टेक्निक का लड़ाई होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड लड़ाई होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि वायुशास्त्र 1 कौन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। सो अभी मैं हर एक पॉइंट को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। तो हाल में ही भारत ने स्वदेशी लॉन्चिंग मोटेशन सिस्टम वायुशास्त्र 1 का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। यह एक आधुनिक हथियार है जो कि लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर कुछ समय तक मंडराता रहता है, लॉयटर रहता है, ठीक है। मतलब अभी जैसे कि हम इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, हम अपने बॉर्डर पे लगा सकते हैं, ओके। वो क्या करेगा कि आपका बॉर्डर को देखभाल करेगा। आपके कंट्री के साइड जो भी बढ़ेगा, जैसे उसका रडार सिस्टम हो गया या बंकर हो गया, वाहन हो गया, रडार सिस्टम हो गया, सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने में सक्षम रहता है। तो अगर कोई भी हमारे कंट्री की तरफ देखता है तो वो खुद ऑटोमेटिक एक्टिव हो करके उसको टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो इसका अभी हाल फिलहाल परीक्षण किया गया, वो सफल परीक्षण हुआ है। सो इसका नाम दूसरा नाम कैसे मतलब कि वायुशास्त्र का दूसरे नाम का क्या है, तो कामकाजी ड्रोन भी कहा जाता है इसका दूसरा नाम। ये VVI भाई, इसको आप ज़रूर देखना कि जो अभी हमारा वायुशास्त्र 1 सफल परीक्षण हुआ उसका दूसरा नाम क्या है, तो कामकाजी ड्रोन कहते हैं, ओके। और इसका मेन लक्ष्य क्या है, तो मेन उद्देश्य क्या था इसका बनाने का, तो इसका मेन उद्देश्य कि आने वाले अगर कोई भी हमारे देश से लड़ाई होती है तो उसको हम यूज करके उसका बैंकर, रडार, वाहन, सैन्य ठिकाने को सटीक निशाना बनाकर उसको हम डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। तो इसका सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है। क्या है इसका नाम, वायुशास्त्र 1। प्रकार क्या है, लॉयटरिंग मॉनिटरिंग या कामकाजी ड्रोन है ये। उद्देश्य क्या है, सटीक हमला एवं निगरानी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा बॉर्डर पे इसको तैनात किया जाएगा और हमारा बॉर्डर को निगरानी करेगा, ठीक है। और निगरानी करने के बाद अगर कोई भी एक्टिविटीज़ हमारे बॉर्डर की तरफ होता है दूसरे कंट्री के थ्रू, तो वो सीधा उसको सटीक निशाना बना के उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ओके। इसका संबंधित क्षेत्र क्या है, रक्षा तकनीकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ओके। सो आने वाले एग्ज़ाम में भाई ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। आप ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पढ़ लो और आप ही से ही इसको माइंड में बैठा लो। आने वाले कई एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिल सकता है, ओके। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इसरो को किस मिशन को 2026 AIAA गॉडेड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड मिला है, तो चंद्रयान 3। हमें सबको भी पता है कि चंद्रयान 3 जब हमारा लॉन्च हुआ तो कितना प्राउड ऑफ मोमेंट था। तो उसके लिए इसरो को 2026 में AI गॉडेड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि AI किसके लिए दिया गया है, तो चंद्रयान 3 को लिए दिया गया। किसको दिया गया, इसरो को दिया गया, ठीक है। तो इसरो होता क्या है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कि ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित AIAA गॉडेड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड प्रदान किया, ठीक है। यह पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए दिया जाता है चंद्रयान 3 मिशन ने, ओके। तो अभी ये जो हुआ था फर्स्ट टाइम इंडिया ने चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था, ठीक है। ये अपना पहला देश है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ सकता है आपका कि चंद्रमा पे
लैंडिंग करने, चंद्रयान को लैंडिंग मतलब चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले अपना देश का कौन सा स्थान है, तो चौथा है। अगर पूछा जाए कि सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले कौन सा देश किया, तो उसमें अपना देश फर्स्ट है, ठीक है, पहला स्थान है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये दोनों क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से याद रखना। अगर दक्षिणी ध्रुव पे सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद किया जाए और उसमें अपना पोजीशन पूछा जाए तो फर्स्ट है, चंद्रमा पे लैंडिंग के बाद पूछा जाए तो अपना चौथा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकते हैं। अब भारत की दुनिया का ये जो इस उपलब्धि ने भारत की अंतरिक्ष तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। ये तो सबको पता है कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद हमारा देश को कितना प्राउड फील हुआ, कितने कंट्री ने सपोर्ट किया, कितना मतलब कि हमारा वैश्विक स्तर पे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें चंद्रयान 3 के बाद हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या देख सकते हो इसको, तो आप ये देख सकते हो कि 2026 AI गॉडेड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड किस लिए दिया गया, चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दिया गया। किसको दिया गया, इसरो को दिया गया। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम है। पुरस्कार क्या था उसका, 2026 AIA गॉडेड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड, ठीक है। विशेष उपलब्धियाँ क्या, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दिया गया। ये याद हमेशा रखना, 2026 AIA गॉडेड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड दिया गया है, किसके लिए दिया गया, तो दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दिया गया। ओके, ये क्वेश्चन वेरी MVVI मान लो, आने वाले कई एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसे प्रॉपर तरीके से याद रखना। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमारा है कि IIT कानपुर के निर्देशक कौन रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत सारे बन सकते हैं कि रॉयल सोसाइटी का जो फेलो है वो क्या है, तो IIT के निर्देशक है। IIT के निर्देशक किसके लिए चुना गया, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, रॉयल सोसाइटी ऑफ फेलो के लिए चुना गया। IIT कानपुर के निर्देशक रॉयल सोसाइटी के फेलो को नाम क्या है, तो मोनिंद अग्रवाल है, ठीक है, मोनिंद अग्रवाल है उसका नाम। ओके, सो और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, और ये भी पूछा जा सकता है कि मोनिंद अग्रवाल को किस लिए इस अवार्ड को मतलब चुना गया, किस लिए चुना गया, तो कंप्यूटर विज्ञान में, मैथमेटिक्स में, क्रिप्टोग्राफी में के क्षेत्र में अपना योगदान प्रसिद्ध है, उनके योगदान प्रसिद्ध है, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से इसको देख लेना। ओके, जो भी डाउट रहे आप मुझे पिन करना या मैसेज ड्रॉप करना, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। ओके, हम बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। सो अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, महाराष्ट्र के कितने लाख करोड़ रुपए का न्यूक्लियर एनर्जी MOU साइन किए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C 6.8 लाख करोड़। ओके, लाइक 6 लाख करोड़ का MOU साइन किया। तो ये जो महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ी अमाउंट दिया गया है, और ये जो महाराष्ट्र ने पहल किया है, ये बहुत ही सराहनीय पॉइंट है इसका। सो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 6.5 लाख करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा के जुड़े MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता का मेन उद्देश्य है कि स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, ठीक है, बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना। ओके, तो ये सारा पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो साइन किया है, क्या उसका मेन उद्देश्य क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लेना। यह निवेश भारत के ऊर्जा क्षेत्र के बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और महाराष्ट्र के ऊर्जा हब बनाने का मदद मिलेगी, मेन यही कारण है, ठीक है। तो इसे भी आप प्रॉपर तरीके से देखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सो 9 क्वेश्चन नंबर है, भारत टैक्स 2026 ऐप किस फीचर के साथ लॉन्च हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B AI पावर्ड नेटवर्किंग। सो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो भारत टैक्स 2026 ऐप है किसके रिलेटेड है, तो ये टैक्साइल
उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया, ठीक है, टेक्सटाइल उद्योग के लिए लॉन्च किया गया। इसमें किसके लिए क्यों लॉन्च किया, तो इसको इसलिए लॉन्च किया गया है कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ट्राई किया है। जैसे कोई भी स्टार्टअप है तो स्टार्टअप क्या करता है, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि उसका प्रोडक्शन जो होगा उसको बायर कौन है, सेलर कौन रहेगा, होलसेल कहाँ से जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम भारत टैक्स 2026 भारत टैक्स दिया गया। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बड़े अच्छी क्वेश्चन है, आने वाले दिन में आने वाले एग्जाम में आपको कई बार पूछे जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने 68वीं APU गवर्निंग बॉडी मीटिंग कहाँ आयोजित किया है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने हाल ही में 68वीं APU का फुल फॉर्म है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी मीटिंग का आयोजन न्यू दिल्ली में किया था। इस बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई सदस्य देशों ने भाग लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा देश भाग लिया था, तो इसमें आ सकता है एशिया प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों ने भाग लिया था, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इनोवेशन को प्रोत्साहित करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सहयोग बढ़ाना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रीन इकोनॉमी का चर्चा करना था, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि आने वाले दिन में AI हमारा पूरा काम ले रहा है, तो वो जो भी काम हमारा कर रहा है AI पूरा डेटा को क्लाउड पे रख रहा है। क्लाउड मीन्स डिजिटाइज बना रहा है, ठीक है, कहीं भी स्टोर नहीं कर रहा, तो उसको सिक्योरिटी देने के लिए उस पर जोर दिया जा रहा है। मतलब APU, उसके बाद आप ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि APU क्या है, तो APU एक अंतर सरकारी संगठन है जो एशियाई देशों में उत्पादकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, समझे कि नहीं। एक अंतर सरकारी मतलब इंटरनल गवर्नमेंट का संगठन होती है, ओके, जो कि उत्पाद आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि APU क्या होता है, इसको मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसे भी अच्छे से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस राज्य ने गूगल के साथ AI पावर्ड स्मिथा 2028 के लिए पार्टनरशिप की है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ AI पावर्ड स्मिथा 2028 के लिए साझेदारी पार्टनरशिप की है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि गूगल ने अभी जो साझेदारी किया है किस स्टेट की सरकार के साथ किया गया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार के साथ किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि स्मिथा 2028 मेले के स्मार्ट और डिजिटल बनाना। इसका जो भी मेला जैसे क्राउड मेनली इसका क्राउड मैनेजमेंट को करने के लिए फोकस किया गया है। जैसे कि MP में बहुत बड़े बड़े मंदिर है, जैसे उज्जैन में बहुत सारे भीड़ लगते हैं, क्राउड कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो सबको कंट्रोल करने के लिए हम AI के थ्रू कंट्रोल करेंगे। इसके लिए इसका एक पार्टनरशिप किया गया और उसको वहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। जैसे ट्रैफिक का नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज। तो मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले दिन में क्या है कि पूरा डेटा हमारा क्लाउड पे रहेगा जो AI के थ्रू जाएगा, तो वहाँ पर सिक्योरिटी देने के लिए तो अभी सभी सरकार अपना अपना डेटा को सिक्योरिटी देने के लिए AI का सहयोग ले रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखें, ओके। हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 ये भी क्वेश्चन भाई ये भी आई है, इसको आप पढ़ देखना। ये फर्स्ट टाइम इतना पॉपुलर गेन किया है एक छोटा बच्चा जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, IPL 2026 का ब्रेकआउट स्टार कौन बना, वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर C, ओके। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अभी ये क्वेश्चन है कि एक दिन में माउंट एवरेस्ट पे रिकॉर्ड कितने क्लाइंबर को पहुंचा, क्लाइंबर मतलब कितने एक दिन में माउंट एवरेस्ट पे कितने व्यक्ति चढ़ा,
तो 274 अभी तक का रिकॉर्ड ब्रेक पीपल मतलब कि रिकॉर्ड कंसिडर किया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस देश भारतीय युद्ध स्मारक इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया? भाई ये क्वेश्चन MVVI है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत सारे एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया। तो इसका उद्देश्य क्या था? हाल ही में कोरियन वार युद्ध में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ओके। यह युद्ध वर्ष 1950 से 1953 के बीच उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ था। इस युद्ध में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा कंट्री भाग लिया था? तो अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र के कई देशों ने भाग लिया था, ओके। भारत ने इस युद्ध के दौरान किस टाइप से सहायता किया था, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भारत ने मेडिकल सहायता और शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मतलब उस लड़ाई को बंद कराने में और मेडिकल सहयोग देने में बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दक्षिण कोरिया ने भारतीय युद्ध स्मारक इंडियन वॉर मेमोरियल से जुड़ी गतिविधियों पर भी चर्चा रही, ओके। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कोरियन वार कब शुरू हुआ था, कब समाप्त हुआ था, भारत क्या सहयोग किया था उसको, इस युद्ध में कौन कौन सा देश भाग लिया था, युद्ध में मेनली कौन सा देश के बीच लड़ाई हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, देखने को मिल सकता है आने वाले कई भी एग्जाम में, ओके। हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ये राजनाथ सिंह, जो कि अभी सेंट्रल मिनिस्टर है, हमारा डिफेंस का सेंट्रल मिनिस्टर, ओके। तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में जा करके भारतीय युद्ध स्मारक जो इंडियन वॉर मेमोरियल दक्षिण कोरिया के थ्रू बनाया गया है, वो उसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यह स्मारक कोरियन वार में भारतीय सैनिकों का योगदान और बलिदान के सम्मान देने में बनाया गया, मतलब कि जितना भी हमारा सैनिक उसको सहायता किया था साउथ कोरिया को उत्तर कोरिया से लड़ाई में, जितने लोग शहीद हो गए थे उनका स्मारक एक मेमोरियल हॉल बनाया गया, ठीक है। कोरियान युद्ध के दौरान मेडिकल सहायता शांति मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों मजबूत करने पर जोर दिया गया है, ठीक है। सैनिक के साहस और बलिदान की याद किया गया। कोरियन वार का 75वीं वर्षगांठ में चर्चा में रही है, ठीक है। तो अभी उद्घाटन कौन करने गया था? राजनाथ सिंह। कहाँ गया था? साउथ कोरिया में। क्या बनाया गया है? इंडियन मेमोरियल हॉल बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? तो हमारे जो भी हमारे जवान मारे गए हैं उनके याद में बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? तो इंडिया और साउथ कोरिया का रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए एक पहल किया गया है। ये सारी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, आने वाले एग्जाम में। हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में लॉन्च किया गया जीवन ऐप का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी है वरिष्ठ नागरिकों से, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों से जीवन ऐप। सो ये ऐप का मेन इंटेंशन है कि जैसे किसी का परिवार बाहर रहता है और उसका मम्मी पापा एजेड हैं, उनको कोई सहायता नहीं मिलता है, तो वो एक ऐप बनाया गया है जिसमें कि आप इस ऐप पे अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं, सहायता सुविधाएं, जैसे कि आपके बाजू में कोई रह रहा है, पड़ोसी है, लेकिन आप घर में हो, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके घर में कोई नहीं है, तो आपको कोई देखने वाला नहीं, आप बेड से उठ नहीं सकते, तो इस ऐप के थ्रू आप दूसरे को, आप अपने पड़ोसी को इन्फॉर्म कर सकते हो कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे मदद करें, तो वो आपके घर में आके मदद करें। ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है और ये क्वेश्चन भी आइए आने वाले एग्जाम में, कई एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाएं, सहायता सुविधाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी, जैसे कि बूढ़ा बूढ़ी उनको कुछ पता नहीं है सरकारी योजनाओं को, तो डायरेक्ट इस ऐप से देख सकते हैं, ठीक है। आपातकालीन सहायता, जैसे कि आपको कुछ सडन कुछ हो गया तो आप इस ऐप से थ्रू आप जो आपका नेबर है आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या है, डिजिटल सपोर्ट है, ठीक है।
एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी सुविधा को उपलब्ध कराया गया। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जीवन ऐप पे का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस पर क्या क्या चीज़ें हम मतलब देखने को मिलता है, ठीक है, और किसके लिए किया गया है, ठीक है। और इसका एक डैशबोर्ड बनाया गया है, ठीक है। इसका डैशबोर्ड क्या है, साथियों डैशबोर्ड की है, ठीक है, जिसमें एल्डर केयर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसका ये एप्लीकेशन बनाया गया, इसका डैशबोर्ड का नाम है साथियों डैशबोर्ड। जब एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे, ओपन करोगे जीवन ऐप को, तो आपको इसका डैशबोर्ड का नाम दिखेगा साथियों डैशबोर्ड, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखें। सो अभी जैसे कि मैंने चर्च किया क्वेश्चन नंबर 7 पहले ही 17 में पहले ही चर्च किया, साथियों डैशबोर्ड किसके क्षेत्र से संबंधित है, बुजुर्गों को देखभाल के लिए, ओके। सो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्च रहा IBCA समिट किससे संबंधित है, वन जीव संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर बी, वन जीव संरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IBC क्या फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ओके। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बड़े जंगली बिल्लियों को, बिग कैट जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चेतक, जैगुआर, पूमा को सभी को संरक्षण देने के लिए इसका इस IBC को सबमिट किया गया, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जैसे कि IBCA जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नीट UGC 2026 किस कारण में चर्च रहा है, ये तो सबको पता है भाई, पेपर लीक विवाद के कारण, ओके। इसमें कई हमारे भाई लोग ने जान दे दिया, क्योंकि जान देना नहीं था, बट उन्होंने अपने आप को संभाल नहीं पाया और अपना जान दे दिया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट किस संस्था को RTA एक्ट से बाहर किया है। ऑप्शन नंबर बी है इसका BCCI को, ठीक है। तो हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया BCCI को RTA एक्ट के दायरे से हम बाहर माना जाएगा। अदालत के अनुसार BCCI एक निजी संस्था, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि BCCI प्राइवेट, नॉट गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे प्रॉपर तरीके से देखें, और ये भी बहुत सारे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किस नदी पर नए बांध को बनाने पर सहमति हुआ, गंगा नदी पर सहमति हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। जनगणना 2023 में पहली बार क्या शामिल किया जाएगा, जातीय जनगणना। भाई ये MBVI है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा राजनीतिक मुद्दे को लेकर बवाल खड़ा हुआ था। तो जो 2027 में जो जनगणना होने वाली है वो कास्ट के मतलब कास्ट के बेसिस पे होगा, कास्ट को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न जातियों का वास्तविक जनसंख्या का डेटा जुटाना, सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना। लाइक अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो जो कास्ट को सरकारी योजनाओं को लाभ देना है वो सटीक तरीके से डायरेक्ट उनके पास पहुंच जाएगा। जो अभी क्या है कि अभी सभी कास्ट ले लेता है, जो कास्ट को नहीं लेना है, जो गरीब नहीं है उनको भी लेता है। तो मैं तो कहूँगा कि कास्ट बेसिस पे नहीं, आर्थिक बेसिस पे भी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि छोटे कास्ट में भी बहुत सारे अमीर हैं जो कि भी अभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो उनको उस दायरे से बाहर किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सो जो कि अभी हम बात किए कि हाल ही में रुपया किस स्तर तक गिरने का कारण चर्च में रहा, तो आपको पता है कि 97 USD डॉलर है, जो कि अभी हमारा लड़ाई चल रहा है उसके कारण हमारा क्रूड ऑयल को लाइक डीजल, पेट्रोल, गैस सभी महंगा हो गया, जिसके कारण हमारा रुपया गिरते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जलवायु मुद्दे पर चेतावनी दी है, तो इसका नाम है IEA, ठीक है। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जलवायु परिवर्तन, सो IEA का ही मेन का IEA मेन है जो कि जलवायु के बारे में
पूरा वर्ल्ड को बताता है, ठीक है। तो हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी ऑफ एजेंसी ने जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को लेकर चेतावनी जारी की है। आईए ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर दुनिया ने तुरंत एनर्जी संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन और जिस्म ईंधन का पर निर्भरता कम नहीं की तो आने वाले वर्ष में वैश्विक तापमान खतरनाक स्तर पर बढ़ सकता है, ठीक है। आईईए समय समय पर ऊर्जा जलवायु से जुड़ी रिपोर्ट को जारी करता है, जिसमें यह भी बताया जाता है कि देश ने नेट जीरो लक्ष्य पाने के लिए कदम उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अभी भी आई है, आप इसे भी याद रखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किससे संबंधित है? तेल व्यापार। अभी तो बहुत लोग को पता है कि यह कितने कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, सेंसिटिव पॉइंट है, जिसके कारण ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक रास्ता है जो कि इसके थ्रू लाइक यूएई, ईरान, इराक, यूएई जैसे अरब, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई जैसे देशों तेल निर्यात यहीं से करता है, ठीक है। तो अभी इसमें लड़ाई हो रहा है, जिसके कारण अभी तेल का आना जाना बंद हो गया, जिसके कारण तेल का डीजल, पेट्रोल, गैस का भाव, कीमत कंटिन्यूसली बढ़ते जा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और ये क्वेश्चन इसलिए इसका नाम मतलब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का दूसरा नाम क्या है? तो वैश्विक तेल आपूर्ति की लाइफ लाइन इसका नाम है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको रखना। वैश्विक तेल की आपूर्ति की लाइफ लाइन मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का दूसरा नाम क्या है? तो आपको ये क्वेश्चन आंसर देना है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लाइफ लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में लद्दाख किस मांग को लेकर चर्चा में रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छठी अनुसूची। ओके, छठी अनुसूची को लेकर हाल फिलहाल लद्दाख चर्च में रहा है। हाल ही में लद्दाख लगातार चर्च में रहा, क्योंकि वहाँ के लोग और संगठन इसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। छठी अनुसूची भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों को विशेष स्वयं सत्ता देता है। इसमें स्थानीय स्वशासन मिलती है, जमीन, संस्कृति और संसाधनों को सुरक्षा होती है, बाहरी हस्तक्षेप कम होता है, तो ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। अब पूछा जा सकता है आपसे कि लद्दाख की मांग क्यों है? तो लद्दाख एक जनजातीय बहुल और संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए लोग चाहते हैं कि उनकी भूमि और संस्कृति सुरक्षित रहे, उन्हें अधिक प्रशासनिक अधिकार मिले, विकास स्थानीय नियंत्रण में हो। इसी कारण यह मुद्दा लगातार राजनीतिक और सामाजिक रूप से चर्चा में। तो ये क्वेश्चन भी आपका MBBI है, आप इसको भी कई आने वाले एग्ज़ाम में देख सकते हो, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 UNG का संबंध किससे है? ठीक है, UNG ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से याद रखना, आने वाले एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिल सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में किस परीक्षा में 2 स्तरीय प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव आया? नीट UG, AMBBI। इसको कई बार भी देख सकते हो, कम से कम 5, 6, 8 महीना तक आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसको याद रखना, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया है और अभी युवाओं ने रोड पर आ गया है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। हाल ही में केयर इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित रहा? बुजुर्ग एवं स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। तो इन सारी क्वेश्चनों को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो, वीडियो को देखो शुरू से अंत तक। कोई भी डाउट है आप मुझे पिन करो, मैं आपको उसका आंसर तुरंत दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन करो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे। और हाँ, आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस वीडियो देखो, क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछो, हम आपको पूरा PDF शेयर करेंगे। बस आप मुझे यूट्यूब पे जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट करो, अपना ईमेल शेयर करो, मैं आपको वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा। ईमेल नहीं है, आप व्हाट्सएप नंबर दो मुझे, मैं आपको PDF शेयर करूँगा। ओके, सो जय हिंद दोस्तों।
आज के लिए इतना ही। आप पढ़ाई पे फोकस करो, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स में मत फंसो। जब भी मन ना लगे पढ़ने के, अपने माँ बाप को याद करो, क्योंकि माँ बाप आपके कितने कठिन से पैसा एक एक रुपया जुटा कर देते हैं ये आपको पता नहीं है। जब भी आप पटना, बिहार या दिल्ली में बैठ के पढ़ाई करते हो, कोटा में बैठ के पढ़ाई करते हो, आपको पता है कि कितने खर्चे, महंगाई कितनी बढ़ गई है, फिर भी आपके माँ बाप एक एक रुपया जुटा कर देता है कि हमारा बेटा कुछ बने। तो आप पढ़ाई करो, उम्मीद मत हारना, उम्मीद मत तोड़ना। चाहे जितना भी पेपर कैंसिल हो, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। आप अपना परिश्रम को कंटिन्यूसली बरकरार रखना, आप अपना लाइन डिविएट मत करना, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के रैली में मत जाना। आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए आने वाले सेशन को आप फॉलो करना, नोटिफिकेशन देखना। अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, लाइक करो और दोस्तों तक फैलाओ, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को लाभ मिल सके। थैंक यू।